रहे हैं एक कहानी यह भी, जिसकी रचनाकार है मनु भंडारी। मनु भंडारी का जो परिचय और एक जो गद्यांश है वो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनका जो यादों का सिलसिला शुरू होता है वो कहाँ से होता है? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से। अब अगला जो पद्यांश है उसे देखिए। पर यह सब तो मैंने सुना, मात्र सुना, देखा तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते हुए पिता। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर चले गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के ही बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इस काम से उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो मिली, किंतु अर्थ नहीं, और शायद गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सभी सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना भी शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण तथा अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात की अनुमति तक नहीं देता था कि वे अपने बच्चों को तो कम से कम इस अपनी आर्थिक व्यवस्था का भागीदार बनाएं। नवाब भी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं और सदैव शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना आक्रोश बनकर हमेशा माँ को कब कब कांपाती, थरथराती रहती थी। अपनों के ही हाथों विश्वासघात की जाने वाली कैसी गहरी चोटें लगी होंगी वे, जिन्हें आंखें मूंद कर सभी पर विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना अधिक शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उनके चपेट में आते रहते थे। देखिए, मैंने बताया था कि आर्थिक झटके के कारण वो क्या हो जाते हैं, इंदौर से अजमेर आ जाते हैं। पहले वो समाज सुधारक रहते हैं, कांग्रेस में भाग लेते हुए भी वो शिक्षा को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। उससे आगे कहा, पर यह सब तो मैंने मात्र सुना, यानी ऊपर पहले जो गद हम पढ़ चुके हैं, गद्यांश हम पढ़ चुके हैं। उस गद्यांश में के बारे में जो हमने बताया था, वो लेखिका कह रही है कि उसके बारे में तो मैंने केवल सुना था, देखा तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते हुए पिता थे। देखा तो इन गुणों, कौन से गुण? जो हम पहले वाले गद्यांश में पढ़ चुके हैं कि उनके पिता कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधारक के कार्यों से भी जुड़े हुए थे और उनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, और उनके द्वारा पढ़ाए गए जो विद्यार्थी थे वे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए थे। तो लेकिन इन गुणों के भग्नावशेष होते हुए टूटे हुए अंश, भाग कि भग्नावशेषों को ढोते हुए पिता थे, यानी उन्होंने जब प्रत्यक्ष में देखा तो उनके पिता की आर्थिक स्थिति मतलब बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब अब वो जो हैं उनके पिता, वो उनमें टूटे फूटे, यानी वो जो भाग हैं, जो गुण थे, वो कुछ ही बचे हुए थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर चले गए। कौन? पिता। कि उनका परिवार पहले इंदौर में रहता था मध्य प्रदेश में, और फिर वो कहाँ आ गए थे? अजमेर आ गए थे, जहाँ उन्होंने अकेले ही अपने बलबूते पर, बलबूता मतलब शक्ति पर, उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। कि इन्होंने, लेखिका के पिताजी ने, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। कौन सा? अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। इस काम से उन्हें यश और प्रतिष्ठा मतलब प्रसिद्धि, नाम तो खूब मिला, उनकी इस चीज़ की बड़ाई तो खूब हुई, लेकिन अर्थ नहीं मिला। अर्थ का मतलब यहाँ पर धन से है कि ये सब तो मिला, लेकिन उन्हें धन की प्राप्ति फिर भी नहीं हुई। और उन्होंने जो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था वो किस कारण किया था? ताकि उन्हें जो धन की प्राप्ति हो सके, क्योंकि आर्थिक झटके के कारण ही वे इंदौर छोड़कर कहाँ गए थे? अजमेर आ गए थे। और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था, लेकिन उस अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को तैयार करने में उन्हें मान सम्मान, प्रतिष्ठा तो मिली, लेकिन धन की प्राप्ति उन्हें तब भी नहीं हुई। और शायद गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सभी सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना भी शुरू कर दिया था।
कि भाई सकारात्मक पहलू क्या होते हैं, अच्छे गुणों वाला जो भाग होता है, आर्थिक स्थिति जैसे जैसे खराब होती गई वैसे वैसे उनके अच्छे गुण हैं वो भी धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। तो उन्होंने कहा है कि सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण शायद गिरती हुई आर्थिक स्थिति के कारण ही उनके व्यक्तित्व के सभी सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना भी शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति यानी धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई और तथा अत्यधिक विस्फारित, विस्फारित का अर्थ मतलब फैला हुआ, विस्फारित उनका अहम मतलब घमंड, यानी पहले ही बताया है कि उनके जो पिताजी थे वो क्या थे, अहमवादी थे, घमंडी प्रवृत्ति के थे। तो सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण तथा अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे अपने बच्चों को तो कम से कम अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। व्यवस्था होती मजबूरी, कि भाई जैसे आर्थिक स्थिति जो बिगड़ गई थी तो उन जो इतने अहमवादी थे वो कि उन्होंने कि जो आर्थिक स्थिति जो खराब हुई थी उस आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने कभी अपने बच्चों के सामने भी इस बात की चर्चा नहीं की। नवाबी आदतें, नवाबी आदतें होते हैं फिजूल खर्ची करने की जो आदत होती है उसे कहते हैं नवाबी आदतें। अधूरी महत्वाकांक्षाएं, अधूरी महत्वाकांक्षाएं मतलब जो महत्व पाने की जो इच्छा होती है वह हमेशा उनमें क्या था, अहम तो था ही, तो अहमवादी तो थे वो हमेशा, और पहले शीर्ष पर रह चुके थे, बहुत अधिक मान सम्मान रह चुका था, तो अब वो क्या करना चाहते थे, अपने महत्व को कम नहीं होने देना चाहते थे। तो हमेशा नवाबी आदतें और अधूरी महत्वाकांक्षा और हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, यानी वो हमेशा, मैंने बताया कि वो हमेशा क्या रहे, शीर्ष पर रहे, यानी ऊंचे मान सम्मान, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा उनकी रही। तो शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते जाने की यह यातना आक्रोश बनकर माँ को कपाती और थरथराती रहती थी। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने समाज में, पहले तो उनका खूब मान सम्मान था, वो शीर्ष पर थे, ऊंचाइयों को छू रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण सारी जो स्थिति थी वो गड़बड़ा गई और अभी फिर भी उनमें क्या था कि अहम था, घमंड था, कभी भी उस व्यवस्था का, आर्थिक स्थिति का कभी भी उन्होंने अपने बच्चों को भागीदार नहीं बनाया। उसके बाद भी जो नवाबी आदतें थी, फिजूल खर्च करने की आदतें, महत्वाकांक्षाएं, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जो इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हो सकी, शीर्ष पर रहने के कारण, सबसे ऊपर रहने के कारण, जब हाशिए पर यानी महत्वहीन, जब धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उनके महत्व भी उनका कम हो गया। तो वो जो महत्वहीन था, हाशिए पर सरकते जाना, यानी धीरे धीरे उस पद का समाप्त हो जाना, महत्व कम होते जाने के कारण विश्वास की यातना मतलब पीड़ा, आक्रोश बनकर माँ को हमेशा कपाती और थरथराती रहती थी। यानी उनकी माँ इस चीज़ से हमेशा घबराई रहती थी। जिन्होंने अपने के हाथों विश्वासघात की जाने वाली कैसी गहरी चोटी लगी होंगी भी, यानी उनके अपनों के द्वारा ही उन लोगों को विश्वासघात किया गया था, उनके साथ अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया था। विश्वासघात करना, धोखा देना। जिन्होंने आंखें मूंद कर सभी पर विश्वास करने वाले पिता को, यानी जो पिता आंख मूंद कर विश्वास कर लेना, यानी बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेने वाले पिता को इतना अधिक शक्की बना दिया था कि जब तक हम भी उसकी चपेट में आते रहते थे। यानी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उस आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके पिताजी का जब क्रोधित होते थे, उनका हिस्सा, उस क्रोध का एक भाग लेखिका के भाई बहन और लेखिका भी हो जाती थी। तो ये जो गद्यांश में हमने पढ़ा उसमें से ये वर्ड मीनिंग है। ठीक है, अब इससे आगे मैं आगे चल रही हूँ। परंतु यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है। लेखिका कह रही है कि मैं पितृगाथा, मैं अपने पिता के बारे में ये सब बातें इसलिए नहीं बता रही कि मुझे उनकी जो महिमा का है उनका गान करना है, उनकी बखान करना है, बल्कि मैं तो केवल यह देखना चाहती हूँ उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी तथा खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। यानी लेखिका कह रही है कि वो ये कह रही है कि उनकी कौन सी तो खूबी मतलब अच्छाई और खामी मतलब कमी उनके व्यक्तित्व में, यानी लेखिका के व्यक्तित्व में कौन सी पिताजी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनके व्यक्तित्व में उभर कर आई हैं।
या फिर जाने अनजाने किए गए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर कैसी ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। कि फिर जाने अनजाने, अनचाहे अनजाने मतलब पिताजी के न चाहते हुए भी उनके के व्यवहार ने, पिताजी के व्यवहार ने कैसे लेखिका के मन में गांठें यानी एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है। मैं काली हूँ, बचपन से बहुत ही दुबली तथा मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। ये लेखिका स्वयं के लिए बता रही है। और पिताजी गोरे रंग को पसंद करते थे। सो बचपन में मुझसे 2 वर्ष बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना तथा फिर उसकी प्रशंसा ने ही मेरे भीतर ऐसे हीन भाव की ग्रंथि को पैदा कर दिया था कि लेखिका के जो पिताजी थे उन्हें गोरा रंग पसंद था और उनकी जो बड़ी बहन सुशीला थी वह बड़ी स्वस्थ और गोरी थी। लेखिका काली और कमजोर थी उसकी बहन की तुलना में। तो वो पिताजी हैं वो बार बार उसकी लेखिका की जो बहन थी सुशीला उससे लेखिका की तुलना करते रहते थे, जिसके कारण उनके मन में एक हीन भावना ने जन्म ले लिया था। वरन मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा पाने के बावजूद मैं आज तक उससे उभर नहीं पाई हूँ। यानी जो हीन ग्रंथि की हीन भावना जो उनके लेखिका के मन में पैदा हो गई थी वो आज भी कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके व्यक्तित्व में दर्शित होती है, दिखाई देती है। आज भी जब कोई परिचय करवाते समय कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच के मारे सिमट ही नहीं जाती बल्कि गढ़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन को कि किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाती। यही कारण हुआ कि उनके व्यक्तित्व में क्या हुआ कि उनको जब वो कोई उपलब्धि मिल भी जाती है तो उनको इस बात का विश्वास नहीं होता, जल्दी से वो किसी पर विश्वास नहीं करती और उसे तुक्का ही और सब कुछ उन्हें तुक्का ही लगता है। अपने पिताजी के जिस सबके स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज सहसा अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके सबके स्वभाव की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। अपनों के ही हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा हुआ शक होश संभालने के बाद से ही अपने पिताजी के किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी तकरार ही चलती रहती। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं तो कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में और कहीं प्रतिछाया के रूप में। यानी कवि लेखिका कह रही है कि पिता का कोई ना कोई अंश उनमें जरूर है। केवल भारी भिन्नता के आधार पर ही अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या वास्तव में इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस प्रकार अब उनके भीतर जड़ जमाए रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं की ओर ले जाए, स्थितियों का अत्यधिक दबाव भले ही हमारे रूप को बदल दे, हमें पूर्ण रूप से उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। जो का गद्यांश हमने पढ़ा है उसका मतलब मैं भावार्थ आशय है वो आपको व्याख्या कर रही हूँ, उसके बारे में ही बता रही हूँ कि लेखिका कह रही है कि लेखिका ने अपने व्यक्तित्व के गुण दोषों का आकलन करते हुए देखा कि उनके पिताजी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी तो अच्छाइयाँ और कौन कौन सी बुराइयाँ अनायास ही लेखिका के, अनायास मतलब बिना किसी कारण के ही लेखिका के व्यक्तित्व में आ गई हैं। आगे देखिए लेखिका ने इस बात को, इस जो गद्यांश है उसमें यह स्पष्ट किया है कि उनके व्यक्तित्व के गुण दोषों में उनके व्यक्तित्व में उनके पिता के गुण दोषों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और किस व्यवहार से लेखिका के जीवन में हीन भावना की ग्रंथियों ने जन्म दे दिया, कि वे कौन से कारण रहे जिनके कारण लेखिका के मन में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो गई है। आगे देखिए उसके बाद है उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था, जो मैंने बताया कि उसकी बहन सुशीला थी जिसके साथ वो बार बार उसकी लेखिका है उनका क्या करते रहते थे, लेखिका की तुलना करते रहते थे। आगे वाले गद्यांश में हमने पढ़ा है कि लेखिका ने अपने पिता के शक के स्वभाव होने के कारणों और बदलती हुई परिस्थितियों को अपने स्वभाव के निर्माण के विषय में बताया कि भाई जो पिताजी का जो सबके स्वभाव था और बदलती जो परिस्थितियां थी उनके कारण उनके
जो स्वभाव है उसका निर्माण हुआ है। उसके बाद उन्होंने बताया है बल्कि अपनों के विश्वासघात के कारण उनके स्वभाव को इतना शक्की बना दिया कि लेखिका को बीच बीच में लेखिका का और उनके पिता की तकरार होती रहती थी। उनके बनाया बिनाए न किसी कारण के ही उनकी तकरार हो जाती थी। भाई उनके पिताजी थे वो शक्की स्वभाव के कारण थे, जिसके कारण लेखिका और उनके पिताजी का भी आपस में तकरार हो जाती थी। तो ये दो गद्यांश हमने पढ़े हैं। इस पर आधारित प्रश्न और लिखो आप। गद्यांश पर आधारित जो शब्दार्थ है वो मैंने बताए हैं, और इसके बाद मैं आपको प्रश्न नीचे होमवर्क में मिलेंगे आपको पेज पर, उन प्रश्नों को करना है। थैंक यू।